प्रश्न है आज का क्लास 10th का स्वागत। क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो पहला हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें लिखा है कि जब प्रकाश परावर्तन होता है तब आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है, गलत। आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है, गलत। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। कि फोकस दूरी जो होता है ये वक्रता त्रिज्या का डबल होता है, या कह सकते हैं कि फोकस दूरी ना वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, आपने पढ़ा होगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कांच की स्लैब की क्षमता है। कांच की स्लैब की क्षमता क्या होती है, तो ये कोई लेंस तो है नहीं, तो इसकी क्षमता 0 होती है। कांच की आयताकार स्लैब से प्रकाश के आपतन के पश्चात यदि आपतन कोण आई और निर्गत कोण है, तब देखो बोला है कि कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात यदि आपतन कोण आई है और निर्गत कोण ई है, तब इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाता है बी ऑप्शन। तो आपका निर्गत कोण और आपतन कोण जब दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित स्थिति में से वस्तु को किस पर रखना चाहिए ताकि यह उत्तल लेंस आवर्धक लेंस के रूप में कार्य कर सके। तो इसका सही उत्तर आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। देखो फोकस दूरी यहाँ पे 10 है, तो दर्पण को फोकस दूरी से कम दूरी पे रखना होगा, मतलब वस्तु को फोकस दूरी से कम की दूरी पे रखना होगा, तो वो कम दूरी यहाँ पे सिर्फ 7 है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच में प्रकाश का वेग कितना होगा, तो फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला होता है कांच का अपवर्तनांक 1.5 बराबर होता है, इसका फार्मूला होता है बराबर कांच में प्रकाश की चाल और बटे में माध्यम यानी वायु में प्रकाश की चाल। रुक जाओ, यहाँ होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे में कांच में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसको डिवाइड दे देंगे, ये जो निकालना है कांच में प्रकाश की चाल x, अब ये इधर गुना हो जाएगा और ये बटे में आएगा और ये कट जाएगा, तो ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बचेगा। अब क्योंकि यहाँ ऑप्शन में कहीं मीटर है, क्या है एक जगह, लेकिन यहाँ 6 है पावर, तो हमारा पावर 8 होना चाहिए था। अब 8 नहीं है, तो मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 2 जीरो और बढ़ा देंगे। तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो 2 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यानी आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इस लेंस द्वारा वस्तु के समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितने दूरी पर रखना चाहिए। ठीक है। तो फोकस दूरी 10 है। अगर हमें समान प्रतिबिंब चाहिए होता है तो हमें वक्रता केंद्र पे रखना होता है। तो वक्रता त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी, फोकस का डबल, तो 10 का डबल 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होती है। ठीक है। तो वही लेंस की क्षमता निकालनी है, तो फार्मूला हो जाएगा मतलब 100/50, ये कट जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा। क्योंकि अवतल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी माइनस होती है, तो माइनस का 2 डायोप्टर ऑप्शन हो जाएगा। सेविंग दर्पण किस तरह का दर्पण होता है, तो सेविंग दर्पण अवतल दर्पण होता है। इसके अलावा गाड़ियों की हेडलाइट भी अवतल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है अति लघु उत्तर प्रश्न 1 अंक वाले। इस चित्र में अपनी उत्तर पुस्तिका में खींचिए। इस चित्र को अपनी उत्तर पुस्तिका में खींचिए और परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण की दिशा को दर्शाइए।
तो ये किरण आ रहा है, ये फोकस से आ रहा है। तो हमने पढ़ा था कि जब भी कोई किरण फोकस से आता है तो परावर्तन के बजाय समांतर हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे तो पोलिस है तो प्रकाश इधर चला जाएगा, तो सबका सही उत्तर इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। और केंद्र को इस पर खींचेंगे क्योंकि ये इस पर लंबवत होता है और इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, इन दोनों का मान सेम रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आरेखों को अपनी उत्तर पुस्तिका में खींचकर उपयुक्त किरणों की सहायता से बिंब AB का प्रतिबिंब बनाना दिखाइए। ये वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने पढ़ा होगा कि एक किरण मतलब C से होकर जाएगा और एक होगा कि किरण ऐसे आएगा, ध्रुव पे टकराएगा और ध्रुव से ही जितने एंगल से टकराएगा उतने ही एंगल से चला जाएगा। फिर ये ध्रुव वाले को बढ़ाएंगे और ये C वाले वक्रता केंद्र से होके जाने वाली लाइन को बढ़ाएंगे। तो दोनों इस बार आगे यहाँ कटेंगे नहीं, तो ये इधर आगे दर्पण के पीछे कटेंगे। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। यहाँ पे बिंब रखा है तो पहली किरण वक्रता केंद्र से आएगा और ये आर पार चला जाएगा बिना विचलन के। दूसरी किरण में होगा कि ऐसे ध्रुव से टकराने के लिए आएगा और ध्रुव से ऐसे चला जाएगा। अब क्योंकि ये इधर तो कटेंगे नहीं ये दोनों, तो इसीलिए इसको आगे इधर बढ़ाने पे ये इधर कटेंगे, ठीक है। थोड़ा चित्र सही नहीं बना है, आपने सीखा होगा तो उस तरीके से बना लेना। अगला है मोटर की यानी मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में या अग्रदीप्तों में किस प्रकार का दर्पण होता है और क्यों। तो मोटर गाड़ियों के अग्रदीप्तों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने दर्पण और फोकस के बीच वस्तु रखने पर प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी। तो ध्यान रखना है आपको कि आभासी और सीधी ही बनेगी, ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ से, अगला प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की फोकस पर वस्तु रखी है। एक उत्तल लेंस की फोकस पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो आपने पढ़ा होगा कि उत्तल लेंस है तो उसका प्रतिबिंब अगर फोकस पे रखा है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। अगर अनंत पे है तो फोकस पे बनता है और फोकस पे है तो उल्टा अनंत पे बनता है। किसी अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य स्थित वस्तु के सापेक्ष उसके प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। किसी अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य स्थित वस्तु के सापेक्ष उसके प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो ये अगर आप चित्र से डायग्राम पढ़ा होगा तो दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, आभासी सीधा बनेगा और वस्तु के साइज से बड़ा बनेगा, ठीक है। एक माध्यम में प्रकाश की चाल v1 तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। तो इसका फॉर्मूला होगा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे में जिसका निकालना है उसके माध्यम में प्रकाश की चाल को भाग दे देंगे तो इससे आपका अपवर्तनांक निकल जाएगा, ठीक है। तो n21 का लिखने का मतलब है कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल ऊपर आएगा और जिस माध्यम की प्रकाश की अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं वो नीचे आएगा। तो v1 बटे v2 बराबर फार्मूला बनेगा n21। एक गोलीय दर्पण u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब b दूरी पर बनाता है। तो प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन बताइए, मतलब आवर्धन का सूत्र बताना है मैग्निफिकेशन का। तो आवर्धन का सूत्र होता है दर्पण में -v/u। अगर ये लेंस होता तो प्लस का v/u। एक लेंस की क्षमता माइनस का 2.5 डायोप्टर है, यह लेंस कैसा होगा। भाई कोई भी लेंस जिसका क्षमता मतलब माइनस में दिया हुआ है तो ये आपका अवतल होगा, ठीक है, कॉनकेव। अवतल लेंस वो होते हैं जो बीच में पतले और किनारे से मोटे होते हैं, ठीक है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इस लेंस द्वारा वस्तु के समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा। जब किसी वस्तु को समान आकार का बनाना होता है तो उसको उसके वक्रता केंद्र पर रखना होता है जो कि फोकस दूरी का दुगनी दूरी पर होती है, वक्रता त्रिज्या पर रखना होगा। तो जब फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या इसका डबल हो जाएगा तो 20 आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। जब एक लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो जाती है तो उसी को लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहते हैं, ठीक है।
हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, यानी गाड़ियों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं। उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य रियर व्यू के रूप में इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि यह सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है और इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है। इस वजह से इसका इस्तेमाल गाड़ियों में पीछे को देखने के लिए किया जाता है। किसी गोलीय दर्पण के लिए बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो इसमें हमें संबंध ये है कि ये सूत्र वाला संबंध है, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, ये दर्पण था इसलिए ये, अगर ये लेंस होता तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाता। यहाँ पे u लिख देंगे पेपर में, ये बिंब की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, f आपकी फोकस दूरी है जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक व्यक्ति अपने सामने रखे दर्पण में अपने से बड़ा प्रतिबिंब देखता है। दर्पण कैसा है, तो पक्का ये अवतल दर्पण है, क्योंकि शेविंग क्रीम में भी आपने सुना होगा, शेविंग क्रीम में हम अपने बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो इसका उत्तर अवतल दर्पण होगा। किस प्रकार के दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा ही बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा ही बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक दूर के पेड़ को लेंस से देखने पर वह सीधा और छोटा दिखाई देता है। लेंस किस प्रकार का है, तो ये लेंस आपका अवतल है। उस उत्तल लेंस को आधा काला पेंट कर दिया जाए तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिबिंब पूरा ही बनेगा क्योंकि उसकी वक्रता कम हो जाती है। ठीक है, अपवर्तनांक की परिभाषा दीजिए। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल के माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक जिसका निकालना होता है, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल जो खासकर वायु या निवार्त में प्रकाश की चाल होती है उसको भाग दे दिया जाता है। माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो v1/v2 फॉर्मूला होता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। तो इस कथन का क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा हीरे में प्रकाश का वेग का अनुपात 2.42 है। यानी वायु में प्रकाश की चाल जो है वो वायु में प्रकाश की चाल ना ज़्यादा है, हीरे में प्रकाश की चाल कम है। ठीक है, ये दिखाता है। यदि कोई प्रकाश किरण im नीचे दिए अनुसार पृष्ठ AB पर आपतित है तो ठीक निर्गत किरण की पहचान कीजिए। ये im जो सीधा जा रहा है ये आपको बोल रहा है कि ये आपका आपतित किरण है, तो इसमें निर्गत किरण किसे कहते हैं। तो ये जो बाहर की ओर निकल रहा है निर्गत किरण जो इसके समांतर जा रहा है इसको कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा NQ। ठीक है, सॉरी NO, यहाँ पे Q छपा है तो इसको Q कर लेंगे। ठीक है, तो यही आपका निर्गत किरण है, अमर्जेंट लाइन। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए किरण आरेख खींचिए। तो उत्तल लेंस ऐसे बनाते हैं, जो भी किरणें बाईं तरफ से समांतर आती हैं वो इसके फोकस पे इकट्ठा हो जाती हैं। क्या होता है जब प्रकाश की किरण आयताकार कांच के गुटके पर अभिलंबवत आपतित होती है। तो हमने पढ़ा होगा कि जब प्रकाश की किरण कांच के गुटके पर अभिलंबवत यानी 90 डिग्री पर आपतित होती है तो प्रकाश की किरण का झुकाव नहीं होता, यानी वो विचलित नहीं होती है, वह सीधी निकल जाती है। ठीक है, और सीधी चली जाती है। माध्यम ए का अपवर्तनांक इतना है और माध्यम बी का अपवर्तनांक इतना है। ए या बी किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है। तो माध्यम बी यानी जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसी में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। ठीक है, अब अवतल लेंस की अपसारी क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए किरणें खींचिए। तो ये आपका अवतल लेंस है। इसमें जो किरणें होती हैं वो जो आती हैं समांतर, तो इसका फोकस बाईं ओर होने की वजह से ये फोकस इसको फैला देता है, यानी इसको किरणों को फैला देता है, इसीलिए इसका नाम अपसारी लेंस भी है। ठीक है, अब पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले। किसी उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति और अपेक्षित साइज का प्रकाश किरण खींचकर दिखाइए कि जबकि बिंब को रखा गया है लेंस के 2f1 पर, यानी यहाँ रखा गया है 2f1 पर, यानी बिल्कुल यहाँ रखा गया है, देखो यहाँ रखा है,
और दूसरा है कि लेंस के बिंदु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा गया है, यानी यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र और ये हो गया फोकस के बीच में यहाँ रखा है। तो वस्तु यहाँ रखा है तो इसका प्रतिबिंब खींचोगे तो पहली समांतर किरण जाएगा और वो फोकस से चला जाएगा, दूसरा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा और ये दोनों को पीछे बढ़ाने पर ये इस तरफ बनेंगे, बाईं ओर बनेंगे। ठीक है, यानी 2f1 से परे बनेंगे। ठीक है, और वही जब 2f1 पे रखेंगे तो ये 2f2 पे बनेगा। बस ये सीधा था तो वहाँ उल्टा बनेगा, ये समान साइज का बनेगा। ठीक है, तो ये चित्र बनाना था। Mn यहाँ पे द्वारक है, वो यहाँ प्रकाशिक केंद्र है और ये F1 और F2 फोकस बिंदु हैं और इस तरफ 2f1 2f2 इसके वक्रता केंद्र हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ से कि वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणों के वास्तव में मिलने से बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, और ये प्रतिबिंब देखने के लिए कह रहा है कि इसे पर्दे पर ही प्राप्त किया जा सकता है, पर्दा रखोगे तभी ये दिखेगा। और प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलती, वह पीछे बढ़ाने पर मिलती प्रतीत होती है और इसे पर्दे पर बनाया जा सकता है। इन दोनों में मेन अंतर ये होता है कि इसके अंदर जो डायग्राम बनाएंगे तो उसमें इससे पूरी काली लाइनें काटेंगी और आभासी वाले में डॉट 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 वाली लाइनें आपस में काटेंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ से कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं और लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है, यानी सूत्र, इसका मात्रक भी बताना है। ठीक है, ये सबको पता होगा। किसी लेंस की क्षमता उसे उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। लेंस की क्षमता 1/, फोकस दूरी होती है, ये मीटर में लेना है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसके विपरीत अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिना स्पर्श किए आप किस प्रकार के दर्पणों को कैसे पहचान करेंगे। तो कह रहा है बारी बारी से प्रत्येक दर्पण के पास अपने चेहरे को लाएं, उनमें से सभी हमारे चेहरे का प्रतिबिंब बनाएंगे, परंतु भिन्न भिन्न प्रकारों का। समतल दर्पण हमारे चेहरे का समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा और हम अपने को सामान्य रूप से देखेंगे। अवतल दर्पण आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा यानी बड़ा, और हमारा चेहरा अत्यधिक बड़ा दिखाई देगा। और उत्तल दर्पण हराशित यानी प्रतिबिंब बनाएगा यानी छोटा बनाएगा और हमारा चेहरा काफ़ी छोटा यानी छोटे बच्चे के समान दिखाई देगा। तो समझ जाएंगे कि वो उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि वायु के सापेक्ष अल्कोहल एवं तारपीन के तेल के प्रतनांक क्रमशः इतने और इतने हैं। याद रहे कि इनमें से जिसका मान कम होता है उसी में प्रकाश की चाल ज़्यादा है। तारपीन के तेल का अल्कोहल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए और प्रकाश तेजी से दोनों में से किस में गुजरता है। तो पहले तो इन दोनों का अपवर्तनांक निकालना है, फिर पता लगाना है कि दोनों में से किस में प्रकाश तेज बहता है। तो जिसका मान कम होता है यानी इसका मान कम है, तो यानी अल्कोहल का अंदर प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है तारपीन के तेल से। अब हमें बोल रखा था कि तारपीन के तेल का अल्कोहल के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, तो हम लिखेंगे वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। वायु के सापेक्ष तारपीन का अपवर्तनांक इतना दिया हुआ था, वायु के सापेक्ष अल्कोहल का इतना दिया हुआ था। अब अल्कोहल के सापेक्ष तारपीन के तेल का अपवर्तनांक निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको बट्टे में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पता नहीं क्यों गुना कर दिया है, बट्टे में लिखेंगे। ठीक है, तो हमें तारपीन के तेल का अपवर्तनांक निकालना है, तो तारपीन के तेल के अपवर्तनांक अल्कोहल के सापेक्ष निकालना है। तो तारपीन का निकालना है तो तारपीन का मान नीचे आ जाएगा। ठीक है, और अल्कोहल का ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और इसे अब काट देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अतः अल्कोहल के सापेक्ष तारपीन के तेल का अपवर्तनांक इतना आ जाएगा। अल्कोहल का अपवर्तनांक उपयुक्त दोनों में से सबसे कम है, अतः अल्कोहल में प्रकाश तेजी से गुजरता है। ठीक है, मतलब जिसका हमें अपवर्तनांक निकालना होता है तो उसको हम नीचे लिखते हैं। यहाँ पर हम अल्कोहल का अपवर्तनांक तारपीन के सापेक्ष निकाल रहे हैं, मतलब अल्कोहल के सापेक्ष
तारपीन के तेल का पतनांक, हम तारपीन के तेल का पतनांक निकालना चाह रहे हैं, तो हमें तारपीन वाले मान नीचे लिखना था। अब क्योंकि प्रश्न में बोला है कि एल्कोहल का अपवर्तनांक, एल्कोहल के सापेक्ष तारपीन का तेल का अपवर्तनांक निकालना है, तो यहाँ पे तारपीन के तेल का अपवर्तनांक निकालना है, तो हम ना एल्कोहल के सापेक्ष लिखा है, तो एल्कोहल को नीचे लिख देंगे और तारपीन के तेल को ऊपर लिख देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सवाल है हमारे पास। कोई 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब, बिंब मानी वस्तु, तो ये बिंब की ऊंचाई हो गया, तो इसको हम h3 लिख देंगे। तो 3 सेंटीमीटर लंबे बिंब वाला कोई अवतल दर्पण से 9 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो बिंब की दूरी आपका यू से डिनोट होता है, तो ये -9 ले लेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 18 दे रखा है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है, तो यानी ये -18 ले लेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, यानी v निकालना है, तो फिर हम पहले दर्पण सूत्र ले लेंगे और इसके अंदर u और फोकस दूरी का मान रख देंगे, तो रखने के बाद ये आराम से सोल्व हो जाता है और आपका आंसर 18 आ जाता है। अतः प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण की दूरी से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी, और ये प्लस आया है तो ये दर्पण से पीछे ही बनेगी। ठीक है। अगला लिखा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए ताकि 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने, तो फोकस दूरी -20 ले लेंगे और दुगना आकार का चाहिए, तो यानी m की वैल्यू -2 ले लेंगे। माइनस इसलिए क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, अगर आभासी होता तो ये प्लस हो जाता। अब m का भी फार्मूला -v मतलब v/u होता है, तो यहाँ पर हमें इसको गुना करने से v की वैल्यू 2 भी मिल जाएगा। फिर हम लेंस सूत्र लगाएंगे, मतलब दर्पण सूत्र लगाएंगे ये वाला, और यहाँ पे v की जगह 2v रख देंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ रख दिया गया है। यहाँ रखने के बाद सोल्व करने पे u की वैल्यू आपकी आ जाएगी और u की वैल्यू पुट करने पे v की वैल्यू भी आ जाएगी, तो प्रतिबिंब की दूरी आपकी निकल जाएगी। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण द्वारा उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताइए जो अनंत पर हो। किरण रेख भी खींचो। उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो कि चित्र में दिखा रखा है। अगला प्रश्न है किसी अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, किरण आरेख खींचकर दिखाइए। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति कैसी होगी। अवतल दर्पण के सामने रखी किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का आरेख चित्र में दिखाया गया है। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच ही बनता है, जो सदैव आकार में छोटा और आभासी और सीधा बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था।